हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करेंगे हम एमजेसी थर्ड जियोग्राफी के यूनिट 2 के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर किए थे और इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 हमारा है कृषि का स्थान संबंधी सिद्धांत सिद्धांत वॉन थुनेन। तो वॉन थुनेन के सिद्धांत को पढ़ना है, कृषि जो कि कृषि से संबंधित था। तो कृषि का स्थान संबंधी सिद्धांत को पढ़ना है, लोकेशनल थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर वॉन थुनेन। तो इसके अलावा गहन निर्वाह खेती पढ़ना है, वाणिज्यिक अनाज खेती पढ़ना है और डेयरी। तो इसमें कृषि के बारे में पढ़ना है, खेती के बारे में, और कृषि का स्थान संबंधी सिद्धांत वॉन थुनेन को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉन थुनेन के कृषि स्थान संबंधी सिद्धांत को। तो वॉन थुनेन क्या है? जॉन हेनरिक वॉन। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरिक वॉन। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? वॉन थुनेन। और इनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरिक वॉन थुनेन। पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरिक वॉन थुनेन। वॉन थुनेन ने दिया था यह सिद्धांत को। तो वॉन थुनेन का कृषि स्थानिक सिद्धांत कृषि स्थानिक सिद्धांत किसने दिया? वॉन थुनेन ने, जिनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरिक वॉन थुनेन। तो वॉन थुनेन का कृषि स्थानिक सिद्धांत यानी कि एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी 19वीं सदी में विकसित हुआ था। कब विकसित हुआ था? 19वीं सदी में विकसित हुआ था। यह सिद्धांत बताता है कि विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां किसी बाजार के आसपास कैसे वितरित होती है। तो इन्होंने इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया था कि यह सिद्धांत बताता है कि विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां किसी बाजार के आसपास कैसे वितरित होती है। तो इसी के बारे में बताया। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सिद्धांत की मुख्य विशेषता। सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिद्धांत का पहला विशेषता था केंद्रित बाजार। केंद्रित बाजार क्या होता है? देखिए, वॉन थुनेन के सिद्धांत के अनुसार कृषि भूमि एक केंद्रीय बाजार के चारों ओर परिक्रमण करती है। यह बाजार केंद्र एक शहर या बाजार हो सकता है जहां पर सभी उत्पाद बेचे जाते हों। तो ये क्या कह रहे हैं? केंद्रित बाजार के अनुसार, वॉन थुनेन के सिद्धांत के अनुसार कृषि भूमि एक केंद्रीय बाजार के चारों ओर परिक्रमण करती है। यह बाजार केंद्र एक शहर या बाजार हो सकता है जहां पर सभी उत्पाद बेचे जाते हैं। चलिए तो आगे देखते। देखिए, इनके अनुसार मार्केट को कहाँ रखना था? मार्केट को केंद्र में रखना था। मार्केट को ऐसे जगह स्थापित करना था जहाँ से सभी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे कि कोई कंपनी खुलता है तो कंपनी ऐसे जगह खुलना चाहिए कि कंपनी बीच में हो और उसके आसपास मार्केट हो बहुत सारा। मार्केट ऐसे जगह खुलना चाहिए कि आसपास बहुत सारी चीज़ हो। जैसे कि कोई फैक्ट्री खुलेगा तो कोई फैक्ट्री कहाँ खुलेगा? अगर मान लेते हैं कोई फैक्ट्री को जंगल में खोल देते हैं तो क्या होगा? वहाँ वहाँ से तो बहुत मुश्किल होगा परिवहन करने में, कच्चे माल को ले जाने में। अगर वही मार्केट में रहेगा तो जो भी कच्चा माल चाहिए आसपास के क्षेत्र से मिल जाएगा। यानी मार्केट अगर बीच में रहेगा, यानी उद्योग जो होगा सब अगर बीच में होगा केंद्र में, और आसपास जितने सभी चीज़ का उपलब्ध रहेंगे तो आसान होगा, परिवहन लागत भी कम पड़ेगा और जो चीज़ की आवश्यकता होगी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और वहीं मान लेते हैं कि किसी दूसरे जगह जहाँ पे कोई इसके अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ वहाँ पे फैक्ट्री खोल दी, तो वहाँ पे साधन ही नहीं है, तो वहाँ पे परिवहन लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, और कच्चा माल लाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जल्दी मिलेगा नहीं। तो इनका यही कहना है कि केंद्र में होना चाहिए। तो देखिए क्या है? केंद्रित बाजार होना चाहिए। बाजार जो है केंद्र में होना चाहिए, केंद्रित बाजार होना चाहिए वॉन थुनेन के सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है? पहला विशेषता था केंद्रित बाजार, यानी मार्केट केंद्र में होना चाहिए। केंद्र का मतलब समझते हैं ना? केंद्र मतलब बीच में, तो बीच में होना चाहिए बाजार, मार्केट जो है बीच में होना चाहिए। चलिए अब दूसरा विशेषता क्या था? दूसरा विशेषता था भौगोलिक दूरी और परिवहन। तो जैसा कि भौगोलिक दूरी के बारे में हमने बताया, अगर बीच में रहेगा मार्केट, आसपास से कच्चा माल जो आएगा तो नज़दीक ही पड़ेगा ना, तो परिवहन लागत क्या होगा? कम पड़ेगा। तो दूरी कम रहेगा तो परिवहन लागत भी कम पड़ेगा ना। तो देखिए यही है भौगोलिक दूरी और परिवहन। भौगोलिक दूरी और परिवहन लागत सिद्धांत के अनुसार कृषि की प्रकृति और उसके प्रकार को निर्धारित करने में परिवहन लागत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या है? लागत में भौगोलिक दूरी और परिवहन होती है। जितना दूर कोई कृषि या उत्पाद बाजार से होगा उसकी परिवहन लागत उतनी ही अधिक होगी। हाँ तो वही तो है। देखिए कृषि, मान लेते हैं कि ये कृषि वाला क्षेत्र है,
और मान लेते हैं इससे मान लेते हैं 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, यहाँ पे कृषि होता है। और 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, कोई मार्केट है, ठीक है, मार्केट बाजार बाजार है। तो इसको क्या होगा, अगर 100 किलोमीटर दूर होगा तो कृषक को, यानी कि जो किसान होगा, वो जो अनाज उपज करेगा, उसको अपना अनाज बेचने के लिए कहाँ जाना होगा, 100 किलोमीटर तय करना होगा, 100 किलोमीटर। तो परिवहन लागत ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, परिवहन लागत तो लग जाएगा, तो इसको फायदा भी नहीं होगा। और वहीं मान लेते हैं कि ये जो है 10 किलोमीटर पे आ जाए, मतलब कि कृषक के घर से 10 किलोमीटर दूर हो मार्केट। तो बताइए, तो इसमें परिवहन लागत कम लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर परिवहन लागत कम लगेगा तो इसको फायदा ज़्यादा होगा। और वहीं 100 किलोमीटर जाता तो परिवहन लागत ही ज़्यादा लग जाता, तो उसमें फ़ायदा होता, इसको नहीं नुकसान हो जाता। तो यही भौगोलिक दूरी और परिवहन मैटर करता है इसमें। वन थुनेन थ्योरी के अनुसार। तो दूसरी विशेषता इसकी ये है, भौगोलिक दूरी और परिवहन। अब तीसरा है कृषि गतिविधियाँ का स्थानिक वितरण। कृषि गतिविधियों का स्थानिक वितरण, सबसे नज़दीक स्थानिक वितरण में क्या है, देखिए, सबसे नज़दीक के क्षेत्र में अधिक परिवहन लागत वाले और जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे कि सब्जियां, दूध और फल उगाए जाते हैं। तो देखिए, अगर सब्जी है तो सब्जी ज़्यादा दूर जाएगा तब तक खराब ही हो जाएगा। तो सब कम दूरी पे किसको रखना चाहिए, सब्जी हो गया, दूध हो गया, फल वगैरह हो गया, तो वो कम दूरी पे ही रहना चाहिए मार्केट उसका। सबसे नज़दीक के क्षेत्र में अधिक परिवहन लागत वाले और जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे कि सब्जियाँ, दूध, तो जिस पे अधिक परिवहन लगता है ना, खर्च लगता है, उसको दूर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही वह अधिक परिवहन लेता है और उसका दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो और अधिक परिवहन लग जाएगा। परिवहन लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, सामान भी खराब हो जाएगा। दूध क्या है, तो दूध तो खराब हो जाएगा, सब्जी भी खराब हो जाएगा और फल भी खराब हो सकता है। तो इसको नज़दीक में ही रखना अच्छा रहेगा। अब दूसरा है मध्यम दूरी। मध्यम दूरी पर उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनकी परिवहन लागत कम होती है, जैसे अनाज और अन्य खाद्यान्न। तो परिवहन लागत कम है तो इसको मध्यम दूरी में रखा जाता है। मध्यम दूरी में जैसे कि अनाज हो गया, खाद्यान्न हो गया, अन्य खाद्यान्न हो, खाने पीने वाला सामान हो गया, यही दाल, चावल, आटा, आटा, हाँ वही, गेहूँ, ये सब। अब दूरस्थ क्षेत्र यानी कि सबसे दूर। तो दूरस्थ क्षेत्र में क्या होना चाहिए, देखिए, सबसे दूर के क्षेत्र में व्यापक भूमि आधारित कृषि जैसे कि पशुपालन और लकड़ी उत्पादन किया जाता है, जिनकी परिवहन लागत सबसे कम होती है। दूरी तो ज़्यादा होता है लेकिन परिवहन लागत उस पर कम लगता है, ठीक है। तो यही है। तो चलिए, यही था उसके बाद चौथा विशेषता क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण। वॉन थुनेन ने बताया कि किसान अपने मुनाफे को वॉन थुनेन ने क्या बताया, देखिए, वॉन थुनेन ने बताया कि किसान अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करेंगे और इसलिए वे ऐसे फसल उगाएंगे जो परिवहन लागत और बाजार की दूरी के आधार पर अधिक लाभदायक होगा। तो किसान सिर्फ खेती करना ही बड़ा बात नहीं है, ये सब का भी पता होना चाहिए, ये सब भी जानकारी होना चाहिए कि हाँ, हम खेती कर रहे हैं तो क्या उसके लिए सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, परिवहन या दूरी कितना है, ये सब पता होना चाहिए ना। उगाएंगे जो परिवहन लागत और बाजार की दूरी के आधार पर अधिक लाभदायक हो। चलिए, और इसकी सीमाएं क्या है, तो इसकी विशेषता देख लीजिए, इसकी सीमा क्या है। वॉन थुनेन का सिद्धांत आदर्श परिस्थितियों पर आधारित है, जैसे कि समतल भूमि, समान जलवायु और परिवहन साधनों की समान उपलब्धता। वास्तविक जीवन में ये कारक भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जिससे सिद्धांत का अनुप्रयोग सीमित हो सकता है। यह सिद्धांत आधुनिक समय में भी कृषि योजना और भूमि उपयोग के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। तो यही था वॉन थुनेन जी के अनुसार मार्केट कहाँ होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, बीच में, ना ही इधर, ना ही लेफ्ट, ना ही राइट, कहीं न जहाँ से सब चीज़ नज़दीक पड़े। तो मार्केट कहाँ होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, जहाँ से जंगल भी कृषक को भी जाने में ज़्यादा परिवहन लागत नहीं देना पड़े। तो यही था वॉन थुनेन सिद्धांत। चलिए, अब आते हैं विभिन्न प्रकार के खेती पर। तो पहला है गहन निर्वाह खेती। गहन निर्वाह खेती क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। गहन निर्वाह खेती, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग मतलब क्या, तो खेती। तो गहन निर्वाह खेती क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक प्रकार की
कृषि प्रथा है। यह गहन निर्वाह खेती क्या है? यह एक प्रकार की कृषि प्रथा है जिसमें छोटे भूमि क्षेत्र पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की श्रम और संसाधनों का क्या करते हैं? कहाँ क्या? श्रम और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती मुख्य विकासशील देशों में होती है। ऐसा खेती कहाँ होता है? विकासशील देशों में होता है, विशेषकर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका के घनी आबादी वाले क्षेत्र आदि में क्या होता है? गहन निर्वाह खेती। तो गहन निर्वाह खेती का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार की कृषि प्रथा है जिसमें छोटे भूमि क्षेत्र पर, मतलब छोटे से क्षेत्र में ही अधिकतम उत्पादन किया जाता है उच्च स्तर की श्रम और संसाधनों का उपयोग करके। इस प्रकार की खेती मुख्यतः विकासशील देशों में, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलिए, मुख्य विशेषता। तो गहन निर्वाह खेती की मुख्य विशेषता क्या है? पहला तो यही विशेषता है कि खेत क्या होता है? छोट होता है। जमीन क्या होता है? कम होता है। गहन निर्वाह खेती आमतौर पर छोटे खेतों पर की जाती है जो किसान और उसके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त होती है। यह क्या होता है? यह लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। गहन निर्वाह खेती क्या होता है? लाभ कमाने के लिए नहीं, यह खुद के लिए होता है। मतलब गहन निर्वाह खेती आमतौर पर छोटे खेतों पर की जाती है जो किसान और उसके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे कि आलू हो गया, सब्जी हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, सब अपने परिवार के खर्चे के लिए, और भी बहुत सारा फसल हो गया। तो उसे लाभ कमाने के मकसद से नहीं किया जाता है गहन निर्वाह खेती को, क्योंकि खेत ही छोटा है तो उसमें तो घर भर का हो पाएगा ना, ज़्यादा उससे लाभ तो नहीं कमा पाएंगे बेच कर। तो गहन निर्वाह खेती यही होता है, छोटे से भूमि में बहुत सारी चीज़ों का खेती करना। उसके बाद इसके मुख्य विशेषता में क्या है? उच्च श्रम का उपयोग। क्या है? उच्च श्रम का उपयोग। इस खेती में मशीनरी की तुलना में मानव श्रम और पारंपरिक उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य खेती में शामिल होते हैं। बिल्कुल, गहन निर्वाह खेती तो इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं होता है, छोटा सा तो खेती रहता है। तो इसको खुद से परिवार वाले तैयार कर लेते हैं या मजदूर को लगा के करवाते हैं। मशीनरी का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। चलिए, इसका अगला विशेषता क्या है? फसलों की विविधता। फसलों की विविधता होती है अलग अलग, एक ही ज़मीन में क्या होता है? छोटे से ज़मीन में अलग अलग प्रकार के फसल बो दिए जाते हैं। जैसे कि गांव में देखते होंगे आलू, आलू के खेत में क्या रहता है? आलू के अलावा और भी बहुत सारा फसल उगाया जाता है। आलू के अंदर हो गया, क्या हो जाता है, और भी बहुत सारा हो गया। आलू के अलावा क्या लग दिया? बंगला लगा दिया, और भी बहुत सारे फसल हो गए। मक्का लगा दिए, आलू आलू नीचे आलू है और उसके साइड से अलग अलग फसल लगा दिए। तो वही है, फसलों की विविधता होती है। किसान अक्सर एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें उगाते हैं। यह फसल विविधीकरण भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और परिवार की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी खेत में सब्जी उगाया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही सब्जी उगाए, उसी खेत में गोभी भी उग गया, गोभी भी रोप दिए, मर्चा भी रोप दिए, टमाटर भी रोप दिए, और भी तरह तरह के सब्जी को रोप दिए। तो यही होता है सबका खेती, एक ही ज़मीन में, एक ही भूमि में अनेकों सारा चीज़ों का खेती करना, यानी कि फसलों की विविधता होता है। तो गहन निर्वाह खेती का एक ये भी विशेषता है। चौथा विशेषता की अगर बात करें तो कम तकनीक और पूंजी निवेश। तो इसमें ज़्यादा पूंजी निवेश नहीं होता है और तकनीक का कम इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी का उपयोग क्या होता है? इसमें बहुत कम होता है, नौ के बराबर होता है। सिर्फ जुतवाने के लिए होता है। जुतवाना अगर वहाँ पे गाड़ी जाने का सुविधा है तो ट्रैक्टर से जुतवा लेना है, तो वो भी क्या होता है? कुदाली से ही ताम दिया जाता है खेत को। यही है, गहन निर्वाह खेती में आधुनिक तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों और मशीनों का कम उपयोग होता है। किसान पारंपरिक तरीकों पर अधिक निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? किसान पारंपरिक तरीकों पर अधिक निर्भर होते हैं। जैसे पहले होता था ना, तो उस समय तो मशीन नहीं था, तो सारा काम किससे होता था? खुरपी हो गया, कुदारी हो गया, इससे होता था। कुदाल हो गया, उसी से। तो वही है, कम तकनीक और पूंजी निवेश भी कम और तकनीक भी कम। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं, अब पांचवा विशेषता क्या है? जलवायु पर निर्भरता। और यह खेती जो है ना, गहन निर्वाह खेती क्या होता है? जलवायु पर निर्भर होता है। यह खेती मौसम और जलवायु पर अत्यधिक निर्भर होती है। सिंचाई की सीमित सुविधा के कारण मानसून पर
निर्भरता अधिक होती है। हाँ, तो देखते हैं ना, मानसून के अनुसार ही खेती किया जाता है। जैसे कि गोभी कब रोपना है, आलू कब रोपना है, मक्का कब रोपना है, तब सीजन के अनुसार रोपा जाता है। ऐसा नहीं कि कभी भी रोप लिए, क्योंकि क्या होता है, वो जलवायु पर निर्भर रहता है। अगर कभी भी रोप देंगे तो फसल उगेगा ही नहीं। पांचवा विशेषता यही है, जलवायु पर निर्भरता। ये जलवायु पर निर्भर करता है। और छठा विशेषता है उत्पादन का उपभोग। इस प्रकार की खेती में अधिकांश उत्पादन किसान और उसके परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है। अतिरिक्त उत्पादन अगर होता है तो वह स्थानीय बाजार में बेचे जाते हैं। देखिए, तो वो तो परिवार के लिए ही फसल उगाते हैं, तो वो उस फसल का क्या करते हैं, उसको बेचते नहीं है, उसका क्या करते हैं, खुद में उपभोग करते हैं। मतलब खुद के परिवार में ही उस फसल का उपयोग करते हैं। और अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा फसल हो गया उसका और घर में उसका उतना ज़रूरत नहीं था, तो जो बच गया उसको क्या कहते हैं, स्थानीय बाज़ार में बेच देते हैं। जैसे कि सब्जी का खेती किए और ज़्यादा सब्जी हो गया, उतना सब्जी खा नहीं पा रहे हैं, तो जो सब्जी बच गई उसको क्या करेंगे, जो आसपास के बाज़ार होगा ना, जो जहाँ बाज़ार में सब्जी मिलता है वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। यही तो है। तो गहन निर्वाह खेती यही है, का विशेषता यह भी है, उत्पादन का उपभोग। उत्पादन को बेचते नहीं है, उत्पादन का क्या कहते हैं, खुद में उपभोग करते हैं। और उपभोग करने के बाद जो बच जाता है उसको स्थानीय बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। तो यही है गहन निर्वाह खेती। तो आप समझ गए होंगे कि गहन निर्वाह खेती क्या होता है। इसका क्षेत्रीय उदाहरण की आप बात करें तो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए पूर्वी और दक्षिणी एशिया। पूर्वी और दक्षिण एशिया में कौन कौन है, देखिए जैसे कि हो गया भारत हो गया, हाँ भारत तो आएगा ही आएगा। भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया। जैसे देशों में गहन निर्वाह खेती प्रचलित है, जहाँ चावल, गेहूँ, दालों जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो गहन निर्वाह खेती में कौन सा क्षेत्र आता है, पूर्वी और दक्षिणी एशिया। तो आमतौर पर एशिया आता है गहन निर्वाह खेती में। तो एशिया के अंतर्गत भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं जो गहन निर्वाह खेती करते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका के और अफ्रीका भी है, तो अफ्रीका में पूरे अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी यह पद्धति प्रचलित है, जहां मक्का, कस्बा और अन्य खाद्य फसलें उगाई जाती है। समझे। तो यही था। अब इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ में सबसे पहले आपको पता था कि ये मानसून पे निर्भर रहता है। तो अगर मानसून ठीक नहीं है तो क्या फसल भी ठीक नहीं होगा। भूमि की अत्यधिक, पहला देखिए इसमें क्या है, ये देखिए भूमि की अत्यधिक उपयोगिता। एक ही भूमि पे बहुत सारा खेती कर देने से, लगातार खेती कर देने से क्या होता है, भूमि का उपयोगिता ज़्यादा हो जाता है, उसका हाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे। लगातार एक ही भूमि पर खेती करने से भूमि की उर्वरता घट जाती है। उर्वरकता क्या होता है, घट जाता है। कम आय, ये तो आय कमाने के लिए होता ही नहीं है, ये तो खुद के लिए होता है। तो क्या होता है, कम आय होता है। इसमें चुनौती क्या है, इसका कम आय है। इस प्रकार की खेती से आय कम होती है, जिससे किसान गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। हाँ, ये तो जलवायु पर ही निर्भर करता है ना। बदलते जलवायु परिस्थितियाँ इस प्रकार की खेती के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा, बारिश का ना होना और अत्यधिक बारिश हो जाना, तो फसल को नष्ट कर देता है ना। गहन निर्वाह खेती मुख्य रूप से किसान की आत्मनिर्भरता और जीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं जो किसान के जीवन स्तर को प्रभावित करती है। देखिए, तो यही था, क्या था, गहन निर्वाह खेती। अब अगला है वाणिज्यिक अनाज खेती। तो वाणिज्यिक अनाज खेती क्या है, देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है। यह क्या है, एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें अनाज की फसलें बड़े पैमाने पर और मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जो अनाज या खेती किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो वह व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। मतलब कृषि को करके और उसको क्या करना है, बेचना है और उससे लाभ कमाना है। तो वाणिज्यिक अनाज खेती यही होता है, एक प्रकार की कृषि प्रणाली जिसमें अनाज की फसलें बड़े पैमाने पर और मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से विकसित देशों में होती है। विकसित देशों में गहन निर्वाह खेती कहाँ होता है, विकासशील देशों में, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब देशों में और कुछ अफ्रीका के क्षेत्रों में। लेकिन यह क्या है, गहन निर्वाह खेती जो है, वाणिज्यिक निर्माण खेती, वाणिज्यिक अनाज खेती। वाणिज्यिक अनाज खेती कहाँ होता है,
विकसित देशों में होती है, जहाँ उन्नत तकनीक और मशीनरी का व्यापक उपयोग किया जाता है। और इसका मुख्य विशेषता की बात करें तो बड़े खेत, तो इसमें क्या होता है, बड़ा खेत होता है, उसके उसके जैसा नहीं छोटा खेत होता है। गहन निर्वाह खेती जैसा नहीं। वाणिज्यिक अनाज खेती में क्या होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं। वाणिज्यिक अनाज खेती आमतौर पर बड़े और विस्तृत खेतों पर की जाती है, जिससे अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन किया जा सके। मशीनीकरण इस खेती में कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे श्रम की लागत कम होती है और उत्पादन दक्षता बढ़ती है। हालांकि अब ये सब चीज़ तो भारत में भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है, अब तो ये सब जगह इस्तेमाल होता है। और इसकी तीसरी विशेषता है कम श्रमिकों की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, मशीनरी वाला में क्या होता है, कम श्रमिक की आवश्यकता होती है, सारा काम मशीन से होता है। क्योंकि इस खेती में मशीनरीकरण अधिक होता है, इसलिए मानव श्रम की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। अब चौथा विशेषता मोनोकल्चर खेती क्या होता है, वाणिज्यिक अनाज खेती में एक ही प्रकार की फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। गेहूं, मक्का, जौ और चावल जैसी फसलें आमतौर पर उगाई जाती। गहन निर्वाह खेती में क्या देखे थे कि एक ही खेत में बहुत सारा फसल उगा दे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, एक फसल को लंबे क्षेत्र में किया जाता है। इसका विशेषता है मोनोकल्चर खेती। अब पांचवा विशेषता है बाजार उन्मुख उत्पादन। इस प्रकार की खेती में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है। फसल का अधिकांश भाग घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है। तो ये फसल क्यों होते हैं, निर्यात करने के लिए, यानी कि बेचने के लिए और लाभ कमाने के लिए। तो इसका बाजार उन्मुख उत्पादन पांचवा विशेषता। छठा विशेषता उन्नत तकनीक और उर्वरकों का उपयोग। तो इसमें क्या होता है, तकनीक का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल होता है। उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों, उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई विधियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इसका क्षेत्रीय उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम क्षेत्र ग्रेट प्लेन्स में वाणिज्यिक अनाज खेती प्रचलित है, जहां बड़े पैमाने पर मक्का और गेहूं उगाए जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। उसके बाद कनाडा है, तो कनाडा के प्रेरी प्रांतों में भी वाणिज्यिक अनाज खेती होती है, विशेष रूप से गेहूं की खेती। तो ये सब क्या है, विकसित देश है, तो विकसित देश में ही होता है वाणिज्यिक अनाज खेती। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक अनाज खेती विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में होती है, जहां गेहूं प्रमुख फसल है। अब आता है यूरोप, ये सब तो विकसित देश में ही आता है। यूरोप के जो देश है, यूरोप में कौन कौन देश, रूस, यूक्रेन में भी बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन किया जाता है, जो यूरोप और अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। जैसा कि पता होगा यूरोप का तो रूस का सीमा सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो और ज़मीन है बहुत ज़्यादा फसल करने के लिए। यूरोप हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं, और इसका चुनौतियाँ क्या क्या है, तो कौन कौन से देश में है इसका देखिए। यूरोप में लगभग 2 देश में, इसमें रूस और यूक्रेन, और भी होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। यहाँ पे क्या होता है, वाणिज्यिक अनाज खेती होता है। और वाणिज्यिक अनाज खेती की चुनौतियाँ क्या क्या है वो देखते हैं। चुनौतियाँ, मोनोकल्चर के खतरे। एक ही फसल को बार बार उगाने से भूमि की उर्वरता घट सकती है और कीट तथा बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, और उसमें ज़्यादा केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है, उर्वरक शक्ति कम हो सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रभाव। तो इस पे पर्यावरण, अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है और जल संसाधनों को प्रदूषित भी कर सकता है। तो इसकी चुनौतियाँ ये है, बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम पर निर्भरता। अत्यधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण मौसम की अनिश्चितताओं का प्रभाव अधिक हो सकता है। हाँ, ये तो बात सही है। आप छोटा कृषक हो चाहे बड़ा कृषक हो, तो मौसम तो सबको प्रभावित करता है। जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा ना पानी चाहिए और ना ही ऐसा नहीं कि पानी हो ही नहीं, तो सूखा भी आने से क्या होता है, फसल नष्ट हो सकता है।
वाणिज्यिक अनाज खेती एक प्रभावी और लाभदायक कृषि प्रणाली है, लेकिन इसके साथ कुछ पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई है जिनका प्रबंधन आवश्यक है। चलिए अब आते हैं डेयरी खेती। तो डेयरी खेती क्या होता है? तो डेयरी खेती एक प्रकार की कृषि गतिविधि है जिसमें दूध उत्पादन के लिए गाय, भैंस या अन्य दुधारू जानवरों की देखभाल और पालन किया जाता है। यह एक प्रमुख कृषि उद्योग है जिसका उद्देश्य दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन करना है। इसकी मुख्य विशेषता, डेयरी खेती की मुख्य विशेषता क्या है? पहला विशेषता, दुधारू जानवरों की देखभाल। डेयरी खेती में गाय, भैंस, बकरियां या ऊंट जैसे दुधारू जानवरों की देखभाल की जाती है। इन जानवरों को विशेष प्रकार के आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा, दूध उत्पादन। क्या मुख्य उद्देश्य दूध का उत्पादन होता है। डेयरी खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूध का उत्पादन करना, जिसे ताजे दूध, पनीर, दही, घी और मक्खन जैसे तरह तरह की चीज बनाए जा सके, डेयरी उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके। उसके बाद है फीड और पोषण। जानवरों के आहार में ताजे घास, हरी चारा, अनाज और उर्वरक युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानवर स्वस्थ रहें और अधिक दूध का उत्पादन करें। और चौथा विशेषता की बात करें, स्वास्थ्य प्रबंधन। जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित टीकाकरण, बीमारी की जांच और चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है। अब पांचवा विशेषता की अगर बात किया जाए तो पांचवा विशेषता क्या देखते हैं, दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डेयरी फार्म में सफाई और हाइजीन की उच्च मानक बनाए रखना आवश्यक है। अब इसका छठा विशेषता पे आते हैं। तो छठा विशेषता क्या है इसका? मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक। मशीनीकरण और आधुनिकी जिसके जैसे कि तकनीक, बड़े डेयरी फार्मों में दूध निकालने, छानने और प्रोसेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनीकरण का उपयोग। क्षेत्रीय उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है डेयरी खेती का? तो सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत ही होगा। सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है उत्पादन दूध का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है जहां डेयरी खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। भारत में अमूल, मदर डेयरी जैसे बड़े डेयरी ब्रांड्स आप लोग सुनेंगे, और एक सुधा भी है, इसमें सुधा नहीं दिया हुआ है। भारत में अमूल हो गया, मदर हो गया, जैसे सुधा हो गया। तो क्या है क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अपना देश भारत है। भारत, जहाँ जहाँ की महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियाँ, भारत में अमूल, मदर डेयरी और सुधा जैसे बड़े डेयरी ब्रांड्स हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद यूरोप, 2 नंबर में क्या कौन है? यूरोप। यूरोप के देशों जैसे नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ भी क्या होता है, डेयरी उद्योग प्रचलित है जो उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। यूरोप। अमेरिका। अब अमेरिका में कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी खेती विशेष रूप से कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में होती है। वाशिंगटन तो इसका क्या है? कैपिटल है यूएसए का। अमेरिका भी है, यूरोप भी है। अमेरिका के भी कई देश हैं और क्या है, यूरोप के भी कई देश हैं। और नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे तो भारत है। अमेरिका कहने का मतलब, अमेरिका का मतलब देश नहीं हुआ। अमेरिका क्या है? एक अमेरिका महादेश है। एक दक्षिण अमेरिका है, एक उत्तर अमेरिका है। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका किस में आता है? उत्तर अमेरिका में आता है। और इसी का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। हाँ, तो अमेरिका का मतलब ये नहीं हुआ कि संयुक्त राज्य में, अमेरिका महादेश है, इसके अंतर्गत आता है संयुक्त राज्य अमेरिका देश है एक। समझिए तो पता होगा। देखिए आगे आते हैं, इसके चुनौतियाँ क्या क्या है? डेयरी खेती का चुनौती क्या क्या है? तो स्वास्थ्य समस्याएं। पहला है स्वास्थ्य समस्याएं। जानवरों की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि मास्टाइटिस, उदर की सूजन दूध उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। और हाल फिलहाल में जो आया था कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, कौन सा आया था वायरस? लंपी वायरस, जो क्या हो रहा था, जानवर सबको बीमार कर रहा था। बहुत खतरनाक वायरस फैला था। तो स्वास्थ्य समस्याएं चुनौतियाँ रहती है
डेयरी खेती वालों के लिए। पारिस्थितिकी और पर्यावरण। डेयरी खेती के कारण पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन उत्पन्न हो सकती है, होता ही है। उत्पाद की गुणवत्ता। दूध की गुणवत्ता बनाए रखना और शुद्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डेयरी खेती न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए। ठीक है, अब चलिए, तो यही था यूनिट 1 जो इसका जो थ्योरी था पूरा यही था। डेयरी खेती हो गया, गहन निर्वाह खेती हो गया, वाणिज्यिक खेती हो गया, और क्या था, 1 to 9 का सिद्धांत था। तो उनके अनुसार बाजार कहाँ होना चाहिए, केंद्र में। चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। यूनिट 2 से जुड़े यूनिट 1 तो पिछले वीडियो में कराए ही थे। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, चलिए उसमें हम थ्योरी में हम नहीं बताए थे कि 1 to 9 जी ने अपना सिद्धांत कब दिया था। तो देखिए पहला प्रश्न यही है, 1 to 9 का कृषि स्थान सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत हुआ। तो यह कब प्रस्तुत हुआ था, तो 1826 में, जैसा कि हम बताए थे ना, 19वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब कथी हुआ, 1800 ईस्वी, 1800 कै में, 1826 में। तो 1 to 9 का कृषि स्थान सिद्धांत किस वर्ष हुआ था, तो प्रस्तुत हुआ था तो 1826 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 9 का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। तो यह किस विषय से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, कृषि क्रियाओं का स्थान से संबंधित है। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 to 9 मॉडल में केंद्र में क्या स्थित होता है। तो 1 to 9 के अनुसार केंद्र में क्या था, अभी बताए थे ना। देखिए गोला में सब चीज आसपास में रहेगा, बीच में क्या रहेगा, बीच में मार्केट रहेगा। तो 1 to 9 मॉडल में केंद्र में क्या स्थित होता है, तो बाजार यानी कि मार्केट। तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजार, मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार के सबसे निकट कौन सी कृषि की जाती है। तो बाजार के सबसे निकट कौन सी कृषि होती है, डेयरी एवं सब्जी खेती। हाँ, सब्जी उब्जी जो उपज होता है और डेयरी हो गया, ये सब कहाँ होता है, बाजार के सबसे निकट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 9 मॉडल में दूसरा वलय किससे संबंधित है। दूसरा किससे संबंधित है, वन क्षेत्र से। देखिए पहला पहला वन क्षेत्र से था। देखिए एक वो जो हम चार्ट बनाए थे ना, दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो था ना, कहाँ गया, आ जाओ। हाँ ये रहा, देखिए है ना, यही है। तो इसको देख लीजिएगा, यही बीच में मार्केट है। इसके बाद देखिए ये सब है पूरा दिया हुआ है कि कौन किसके किसके बाद कौन आएगा, देख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 था शायद, 4 था। हाँ, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, बाजार के सबसे निकट कौन सी। तो ये तो हो गया। 5 था, 1 to 9 मॉडल में दूसरा वाला है रिंग किससे संबंधित है। दूसरा किससे संबंधित है, वन से। पहला मार्केट और दूसरा वन से। चलिए नीचे आते हैं। 1 to 9 के अनुसार दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ता है। तो दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, तो दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, परिवहन लागत बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, 1 to 9 मॉडल में सबसे बाहरी वलय में क्या पाया जाता है। सबसे बाहरी वलय में क्या था, देखिएगा ध्यान से। तो रैंचिंग यानी कि पशुपालन था। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 to 9 मॉडल किस प्रकार की भूमि को मानकर चलता है। तो समतल भूमि को यानी कि यूनिफॉर्म प्लेन को। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 1 to 9 सिद्धांत किस देश के विद्वान ने दिया था। तो 1 to 9 कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जर्मनी के थे। तो इन्होंने कब दिया था, 1826 में दिया था अपना सिद्धांत। क्या, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 to 9 सिद्धांत का आधार क्या है। तो इसका आधार क्या है, लाभ, प्रॉफिट। तभी तो ये बताए हैं कि परिवहन लागत कम लगना चाहिए, दूरी कम होना चाहिए, मार्केट बीच में होना चाहिए ताकि परिवहन लागत कम लगे। क्यों बताया था, लाभ कमाने के लिए ना, तो लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, 1 to 9 मॉडल में परिवहन का साधन कैसा माना गया है। परिवहन का साधन कैसा माना गया है, समान और साधारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वाणिज्यिक अनाज खेती 1 to 9 मॉडल में कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है, ये जो गोला जो बना हुआ था वो केंद्र में जो बाजार था, ये तीसरे नंबर में है, तीसरे वलय में है। ठीक है, पहला वलय में ये हो गया, दूसरा वलय में ये, और तीसरा वलय में क्या है, वाणिज्यिक अनाज खेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
वन टू एन सिद्धांत किस प्रकार का मॉडल है, या किस प्रकार का मॉडल है? तो आर्थिक मॉडल है, आर्थिक मॉडल है। चलिए, वन थुनेन मॉडल जो है क्या है? वन थुनेन मॉडल की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इसकी प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए तो, वास्तविक परिस्थितियों से दूर। यह क्या है? वास्तविक परिस्थितियों से दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का। तो गहन निर्वाह खेती किससे संबंधित है? गहन निर्वाह खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह खेती किससे संबंधित है? अधिक श्रम व अधिक उत्पादन। गहन निर्वाह खेती, केवल पशुपालन, कम उत्पादन। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, यही था यूनिट 2। यूनिट 1 पढ़ा चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। आज यूनिट 2 करवा दिया। अब अगले वीडियो में हम यूनिट 3 के साथ मिले, 3 और 4 के 3 के साथ मिलेंगे। उसके बाद यूनिट 4 के साथ मिलेंगे। बस यूनिट 4 तक ही तो पढ़ना है इसमें। उसके बाद MJC 4 पेपर को भी देखेंगे एक एक करके। तो चलिए, अगले वीडियो में देखते हैं MJC थर्ड जियोग्राफी के थर्ड यूनिट को देखेंगे, इसी प्रकार जैसे आज देखे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।